हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरबीएससी बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर बहुत बढ़िया है और जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि अगर मैंने एक पैटर्न तैयार कर लिया तो ये चैप्टर तो पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा ही लगा होगा। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं 2025 के बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन वीडियो के थ्रू आपको ये आइडिया हो पाए कि इस बार बोर्ड में कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ताकि आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। ठीक है, चलिए एक और चीज, ये वीडियो पूरा अंत तक देखना बच्चों। उसका रीजन बताता हूं, अगर ये अंत तक देख लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 5 नंबर के सवाल इस बार आने वाले हैं आपको वो सारे के सारे इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे और यहीं से हाथों हाथ याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को डिस्कस करते हैं। ब्लूप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो इस बार एक एमसीक्यू आने वाला है, एक फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आने वाला है, मतलब बहुत बड़ा वाला जो सवाल होता है ना 4 नंबर वाला मार्क वाला, वो क्वेश्चन आने वाला है। एमसीक्यू आपको पता ही है हाफ मार्क का आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हाफ मार्क का आएगा और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। इसकी क्या खास बात है, इस 4 मार्क के क्वेश्चन की क्या खास बात है, ये 3+1 है बच्चों। अब 3+1 में भी थोड़ा समझिए, इस 3+1 के भी ये पार्ट है 1 1 1 के पार्ट। 1 1 मतलब ये वाला डायग्राम है, ठीक है, और ये डेरिवेशन का पार्ट हो सकता है, जो जिस तरीके से ही पूछेगा इस डायग्राम से रिलेटेड डेरिवेशन जो बन सकता है उसका पार्ट होगा 1+1 में, है ना। उस डेरिवेशन में भी 2 पार्ट होंगे, ठीक है, तो वो 1+1 में डिवाइड होगा। ये उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है। वापस से 4 नंबर का सवाल देखा जाए तो इस बार 4 छोटे छोटे सवालों का फॉर्मेट है ना, जिसमें से 1 नंबर तो डायग्राम का फिक्स है और उस डायग्राम से ही डेरिवेशन बनने वाला है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जब मैंने ये बताया होगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि भाई साहब इस बार तो यही सवाल आ सकता है। चलो मैं बता दूंगा, वैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बार एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपने ये वाला पार्ट अच्छे से तैयार कर लिया ना, ये वाला, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका बड़ा वाला क्वेश्चन भी आसानी से तैयार हो जाएगा। आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो भी आसानी से तैयार हो जाएगा बच्चों। चलो देखो क्या है फॉर्मूला, याद रखना बहुत जरूरी है। वीआरएमएस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआरएमएस इज इक्वल्स टू वीएम डिवाइडेड बाय √2 होता है या वी नॉट डिवाइडेड बाय √2 होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत बार एग्जाम के अंदर ये दिया हुआ आता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो वीआरएमएस है बच्चों, वो वीआरएमएस है। और वीआरएमएस अगर दिया हुआ है तो वीएम का फॉर्मूला या वी नॉट का जो फॉर्मूला होगा वो √2 इंटू वीआरएमएस होगा क्या। हाँ, इसका मतलब √2 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 220 से, आंसर आता है 311 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बनता भी है, ठीक है। फिर ऐसे ही IRMS, वर्ग माध्य मूल मान, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान हिंदी में बोलते हैं। इसको प्रभावी मान भी बोला जाता है। RMS को और क्या बोलते हैं, प्रभावी मान, या फिर इसे आभासी मान भी बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर इफेक्टिव वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू भी RMS वैल्यू होती है। तरीके से सुन लो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन को घुमाना होगा ना तो RMS वैल्यू नहीं बोलेगा, वो ये बोल सकता है कि इसका प्रभावी मान क्या होगा या इसका आभासी मान क्या होगा। मतलब इफेक्टिव वैल्यू पूछ लिया तो भी RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है ये बात। तो चलो फिर इसके बाद में बच्चों आपको रिएक्टेंस पता होना चाहिए, प्रतिघात पता होना चाहिए, है ना। एल सर्किट, शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में, है ना। इंडक्टिव जो सर्किट होता है उसमें एक्सएल बराबर होता है 2πfl या ओमेगा एल, है ना, आवृत्ति के समानुपाती होता है। एक्सएल में ऐसा अपन लिखते हैं, धारितीय प्रतिघात जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल में ग्राफ ऐसा जाता है क्या रे,
तो ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। चलिए एक्सी, अरे धारितीय प्रतिघात बोल गया क्या मैं, प्रेरकीय प्रतिघात तो होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना। चलो एक्सी, एक्सी को बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये होता है 1/ω(c) इज इक्वल टू 1/2πfc। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसका मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, धारिता वाले के अंदर ये जाएगा, इस तरीके का ग्राफ कुछ बनने वाला है। ये याद रखने लायक बात है कि धारितीय प्रतिघात जो है वह आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि प्रेरकीय प्रतिघात जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, वह फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। ये वर्डिंग याद रखिएगा, है ना। चलिए रिजल्टेंट रिएक्टेंस, परिणामी प्रतिघात क्या होता है, ये जब आपको एक्सएल और एक्सी पता चल जाता है ना, तो एक में से दूसरे को घटा दीजिए। इसका रीजन बताता हूं। जब भी आपने फेजर डायग्राम बनाया होगा ना बच्चों, तो फेजर डायग्राम में देखा होगा कि एक्सएल ऊपर की ओर होता है और एक्सी नीचे की ओर होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है दोनों में, ठीक है। अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो रिजल्टेंट इन दोनों का अगर निकालना पड़ जाए तो एक में से दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। तो जो ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, और अगर एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है ये बात। तो चलिए इंपिडेंस क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है आरएलसी परिपथ के अंदर, आरएल परिपथ के अंदर, आरसी परिपथ के अंदर, ठीक है। इन सर्किट के अंदर ये कैलकुलेट किया जाता है। Z इज इक्वल टू होता है √r² प्लस x का स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ x की जगह में वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, Z का इंपैक्ट ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए फिर इसके बाद में फेज डिफरेंस पूछा जाता है। अब ये सारी चीजें, ये इंपीडेंस का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, या फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, या आगे मैंने पावर फैक्टर भी डिस्कस कर रखा है, ये पावर फैक्टर कैसे डिस्कस करोगे, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों ये फेजर डायग्राम। मैंने आरएलसी परिपथ के लिए, सीरीज आरएलसी कनेक्शन के लिए फेजर डायग्राम बना रखा है। हालांकि ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे हम वेक्टर कर्व बोलते हैं, ये वेक्टर कर्व है, और इसे इंपिडेंस कर्व भी बोल सकते हो, इंपिडेंस कर्व, ठीक है। ये वाला वेक्टर कर्व है, और सॉरी वेक्टर नहीं, फेजर डायग्राम। कौन से का, आरएलसी परिपथ का या एलसीआर परिपथ का, ठीक है। अब क्या होता है वो ध्यान में रखना, एक्सएल हमेशा ऊपर की ओर, एक्सी हमेशा नीचे की ओर, ये मैंने अभी आपको बताया 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फिर आर जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर। अब जो ज्यादा होगा, यहां पे मैंने डायग्राम में एक्सेल को ज्यादा बता रखा है, अगर आप देखेंगे तो एक्सेल देखो इतना बड़ा है यहां से लेकर यहां तक, जबकि एक्सी छोटा है ना। तो आप देखेंगे कि एक्सेल में से एक्सी को घटाया गया, इतना सा एक्सी घटा दिया, तो फिर ये यहां पर लाइन आ गई, ठीक है। फिर एक्सेल माइनस एक्सी और आर के बीच में मैंने बनाया क्या, एक पैरेललोग्राम बना दिया, और उस पैरेललोग्राम के लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसा ही काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है वो इंपिडेंस होता है, किसका, एक्सएल माइनस एक्सी और आर का जो रिजल्टेंट है वो इंपिडेंस है, ठीक है। इस इंपिडेंस और आर के मिड में ये जो कर्व है इसे बोलते हैं फाई फेज डिफरेंस। अब अगर आप फेज डिफरेंस देखोगे तो मेरे को फाई निकालना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा टेन फाई, क्या लिखूंगा, टेन फाई। टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज आर। बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ ये। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स में चला जाएगा क्या, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। चलिए ये डन हुआ, ये आरएलसी में। फिर फेज डिफरेंस आपको इन तीन सर्किट में याद ही रखना पड़ेगा, क्या भाई, अगर आर सर्किट है तो फेज डिफरेंस 0। फेज डिफरेंस किसके बीच में होता है, ये और बात ध्यान में रखिएगा, आर और जेड के बीच में, या फिर वी और आई के बीच में, आर और जेड के बीच में, या वी और आई के बीच के फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर सर्किट के लिए 0, एल सर्किट के लिए π/2 90 डिग्री, और सी सर्किट के लिए भी π/2 होता है, ठीक है ये बात। और आरएलसी के लिए मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है, डन हुआ ये।
और अगर ये आपको पता है तो आप इम्पीडेंस जेड का फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों का रूट ले लूंगा तो फिर मेरे पास में क्या आएगा? जेड आएगा। दोनों के एडिशन का रूट ले लूंगा तो जेड आएगा। यही तो है। अरे हाइपोटेनस कर्ण ऐसे ही निकालते हो क्या रे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कर्ण निकालना आता है, कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। अरे यही तो चीज है ना? क्या बोल गया? बटे कैसे आ गया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट होता है। थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोलते टाइम हो जाता है कई बार। ठीक है, चलो पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर डिस्कस करने से पहले एक और चीज, कई बार फेज डिफरेंस अलग से पूछा जाता है। किसके लिए? किसी भी आरएलसी सर्किट में, वापस से, किसी आरएलसी सर्किट के अंदर एल के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप है ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। वापस से, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, फेज डिफरेंस कितना होता है? हिंदी में, कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर और संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर। ठीक है, इन दोनों के विभव पतन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? आप एंगल देख लो इन दोनों का, 180 डिग्री है क्या? तो ये बात ध्यान में रखना, 180 डिग्री किसके बीच में बोला गया है? एल और सी के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, विभव पतन है, उनके बीच का फेज डिफरेंस है 180 डिग्री। तो ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगल आर सर्किट है तो फेज डिफरेंस जीरो, और अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कोस फाई। ये दिखाई दे रहा है क्या? ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है भैया, कोस फाई। ठीक है, तो कोस फाई, फाई की जगह जीरो रखो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूछा जाता है कि आर सर्किट के लिए या रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्रतिरोधी परिपथ के लिए, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होता है? पावर फैक्टर शक्ति गुणांक होता है। फेज डिफरेंस कलांतर होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कंफ्यूज हो गए हो तो कलांतर होता है फेज डिफरेंस, है ना? चलिए, तो शक्ति गुणांक जो है किसके लिए? आर सर्किट के लिए 1 होगा। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू 0 थी और कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही एल सर्किट की बात करूं, एल सर्किट के लिए फेज डिफरेंस π/2 और कोस π/2 कितना होता है? 0 होता है, नहीं होता? तो एल और सी सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0 होता है। ये पूछता है, ये है ना फेज डिफरेंस या फिर पावर फैक्टर पूछ लेता है। रेजोनेंट सर्किट याद रखिएगा, रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें एक्सएल और एक्ससी बराबर होता है, और अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गया तो फिर जेड बराबर आर आएगा, है ना? रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट है जिसके लिए जेड बराबर आर होता है और उसके लिए फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस कितना? 0 होता है। और अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 पावर फैक्टर 2 ही सर्किट का है। 1 पावर फैक्टर 2 ही सर्किट का है। एक तो आर सर्किट, प्योर आर सर्किट, और एक रेजोनेंट सर्किट, दोनों ही आर से चालू हो रहा है, रेजोनेंट सर्किट। इन दोनों के लिए पावर फैक्टर 1 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, और किसी के लिए नहीं। ये दिमाग में रह जाएगा, ये अच्छे से याद रख लेना भैया, ये फेज डिफरेंस और पावर फैक्टर याद रखने लायक चीज है अभी। ठीक है, आगे देखो, आगे रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है तो हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भैया। रेजोनेंट कंडीशन में एल और सी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एफ बराबर क्या आता है? 1/2π√LC आता है, या फिर आप लिख सकते हैं, ये ऐसा ही याद रख लीजिए, नहीं तो फिर ओमेगा ध्यान में रख लीजिएगा, ओमेगा = 1/√LC आप याद रख सकते हैं। दोनों ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हैं, दोनों ही अनुनादी आवृत्ति हैं। रेजोनेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुनाद की अवस्था, और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा कितनी होती है? आर के बराबर। किसके बराबर? आर के बराबर होती है, ध्यान में रखिएगा, जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है। एवरेज पावर का फॉर्मूला 1/2 VmIm cos फाई या फिर VRMS IRMS cos फाई। 1/2 नहीं आएगा जब RMS लगाओगे तो, ठीक है, इसमें 1/2 नहीं है, जबकि इस वाले में है ना? चलो, वॉटलेस करंट, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल पूछा गया है। वॉटलेस करंट होती है Im sin फाई या IRMS sin फाई, कोई सा भी निकाल करके आ जाओ, दोनों सही है।
वैल्यू दोनों ही अलग लगाएंगी, लेकिन दोनों में से एक निकाल करके आ जाओ, दोनों ही सही है। बस अगले को बताओ कि भाई मैं आई एम साइन फाई से निकाल रहा हूं, या अगले को बताओ कि मैं आई आर एम एस साइन फाई मान रहा हूं इसको। ठीक है, बस ये जो साइन वाला जो कंपोनेंट है ना, वो वॉटलेस करंट होता है, कार्यहीन धारा। इस वाली धारा को कौन सा बोलता है? कार्यहीन धारा, कार्यहीन धारा। हाँ, एक कार्यकारी धारा भी आता है, कार्यकारी धारा, वर्किंग करंट, या फिर वॉटलेस करंट की जगह वॉट करंट, है ना, वॉटफुल करंट, वो होती है आई एम कोस फाई या आई आर एम एस कोस फाई। आप ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि उसी के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसी के कारण पावर लॉस हो रहा है या पावर कंजप्शन हो रहा है। आप देखोगे तो कोस फाई वाला आ रहा है पावर कंजप्शन में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताई, अच्छे से तैयार कर लेना रे देवताओं। ठीक है, चलो आगे एक फॉर्मूला और है, जिसके ऊपर जो 4 नंबर का सवाल है ना, उसमें से 1 नंबर का सवाल उसके ऊपर आएगा। क्या भाई? मेरे को लगता है कि 4 नंबर के सवाल में इस बार आपको ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेगा, पूछेगा यार। और ट्रांसफॉर्मर में 1 नंबर डायग्राम का, 1 नंबर उसके प्रिंसिपल का, उसके सिद्धांत का, 1 नंबर उसकी वर्किंग का, कार्यप्रणाली का, ये पूछेगा। तो 3 नंबर यहां पे हो गए, और 1 नंबर का ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान में रखना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। क्या भाई? क्या सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप और प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली के अक्रॉस जो विभव पतन का अनुपात है, वो उनके फेरों की संख्याओं के अनुपात के तुल्य होता है। इसे ट्रांसफॉर्मर रेशो भी बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मर रेशो भी बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसको आगे भी मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं इसे करंट में लिखता हूं तो करंट में उल्टा कर देना रे देवताओं, करंट में उल्टा कर देना। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये पावर के कारण होता है। मैंने बहुत अच्छा वीडियोस के अंदर समझा रखा है इस चीज को, बढ़िया डिस्कशन भी हुआ है, तो ये वहां पे देख सकते हो। अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपका बड़ा जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्मर बनेगा ही बनेगा, जो मुझे लग रहा है, जो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उसके बाद में एलसीआर सर्किट बैठेगा। एलसीआर सर्किट में 1 नंबर का फेजर डायग्राम, 1 नंबर में इंपिडेंस पूछ लेगा, इंपिडेंस मतलब प्रतिबाधा पूछ लेगा, और 1 नंबर में फेज डिफरेंस पूछ लेगा, कालांतर पूछ लेगा, कालांतर पूछ लेगा। ठीक है, तो ये यहां से बन सकता है। और 1 नंबर फिर जो बच गया, 3 नंबर तो यहां से हो गए। ठीक है, और फिर 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछेगा अलग से, जो छोटा न्यूमेरिकल होगा, बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होगा। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई तो प्लीज जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए ना, प्रीवियस ईयर जो PYQ आए, इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लो। अगर ये आपने समझ ली ना न्यूमेरिकल, मेरी गारंटी है कि आपका कोई सवाल छूट जाए, तो चांस ही नहीं है कि छूट जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, ताकि मेरे को पता लग सके कि आपने वीडियो देखा है या फिर नहीं देखा। अगर AC अमीटर लगा हो सर्किट के अंदर, तो वो कौन सी वैल्यू मेजर करता है? RMS वैल्यू मेजर करता है या एवरेज वैल्यू मेजर करता है? या फिर AC सर्किट में है ना, AC सर्किट है आपका, AC सर्किट में एक बार मैं AC अमीटर लगा रहा हूं और एक बार मैं DC अमीटर लगा रहा हूं। ठीक है, तो DC अमीटर कौन सी वैल्यू मेजर करेगा? RMS को मेजर करेगा या एवरेज को मेजर करेगा? इस क्वेश्चन को अगर मैं बहुत अच्छे से देखता हूं तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि आपका सर्किट है AC, सर्किट कैसा है? AC सर्किट है, उसमें आपने लगाया DC अमीटर, उसमें आपने लगाया DC अमीटर। AC सर्किट कोई सा भी हो सकता है, R सर्किट हो सकता है, L सर्किट हो सकता है, कोई सा भी सर्किट हो सकता है। DC अमीटर लगाया तो उसकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? आंसर है 0, क्योंकि DC अमीटर का मैं आंसर बता देता हूं, DC अमीटर एवरेज वैल्यू ही मेजर करता है।
और किसी भी एसी करंट का या वोल्टेज का एवरेज वैल्यू 0 होता है। ध्यान में रखिएगा, पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो डीसी का मैंने बता दिया, तो मेरे हिसाब से एसी एमीटर की रीडिंग आपको पता चल गई होगी कि एसी एमीटर जो है वो कौन सी रीडिंग मेजर करेगा। पता चल गया होगा ना कि कौन सी मेजर करेगा। चलो मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। चलो 2020 में जो क्वेश्चन आया वो देखो। 2020 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ था एक्स प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस का और फ्रीक्वेंसी के बीच में दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जो अनुनाद को बताता है। अब अनुनाद तो वही है, रेजोनेंस तो वही है जहां एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? एक्ससी के बराबर है। वापस से, जहां एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर है? एक्ससी के बराबर है, वही अनुनाद है, इसके अलावा अनुनाद नहीं है। ठीक है, देखो ये एक्ससी वाला ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ में तो ऐसे ही जाता है एक्ससी, और एक्सएल ऐसा जा रहा है ना, एक्सएल ऐसा जा रहा है, काट रहे हैं यहाँ पर है, कहाँ पर? आर पॉइंट के ऊपर। तो ये वाली कंडीशन तो सिर्फ आर पॉइंट पे ही लागू होती है, मतलब अनुनाद की अवस्था जो है वो आर पे। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेना, ये और ये वाला। अगर ये न्यूमेरिकल निकाल लिया ना, कोई सवाल नहीं रुकने वाला आपका। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल इज दिस वन। अब देखो मैंने पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिखा है नहीं लिखा है? आर बाई जेड होता है वैसे तो, लेकिन देखो देखें कहीं पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने उसमें लिखा है नहीं लिखा है? आर बाई जेड लिख रखा है, मैंने बताया नहीं आपको? आर बाई जेड होता है आरएलसी सर्किट के अंदर। हाँ एक और खास बात है एक और चीज बता देता हूँ। चलो किसी सर्किट में आरएलसी सर्किट है लेकिन ऐसा सर्किट इसमें सी नहीं है, आरएल सर्किट ही है, तो सी वाला कंपोनेंट हटा दो। एक ऐसा सर्किट है जिसमें आर है सी है लेकिन एल नहीं है, तो फिर एल वाला कंपोनेंट हटा दो, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, आर बाई जेड ही रहेगा। ठीक है, बस जो कंपोनेंट नहीं है उसको हटा देना, तो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला तो बन करके तैयार ही हो जाएगा। चलिए, तो पावर फैक्टर ये है जो आपको दिया हुआ है, कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर? इतनी फ्रीक्वेंसी पे, इतनी आवृत्ति पे। ठीक है, इस आवृत्ति पर पावर फैक्टर ये है। ठीक है, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं, आवृत्ति को डबल कर देता हूं, मतलब 100 कर देता हूं, 100 हर्ट्ज कर देता हूं, तो फिर ये पावर फैक्टर कितना होगा? यही पूछा है। 100 बातों की एक बात यही है। चलिए मैं पहले तो एक रामायण समझता हूं, एक मिनट रुकेगा। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा तरीके से देखूं तो मैं बोलूंगा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मेरे को पावर फैक्टर की बात की गई है, केस 1 बना देता हूं। केस वन पावर फैक्टर होगा कोस फाई, और कोस फाई इज इक्वल्स टू होता है आर बाई जेड। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे समझो। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो यहां शक्ति गुणांक का मान जो है वो 0.707 है। 0.707 होता है बच्चों 1/√2। ना तो ये 1 है और ना ही ये 0 है, ये 1 से कम और 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा है कि या तो सर्किट होगा आरएल या हो जाएगा आरसी, दोनों में से एक सर्किट है। ठीक है, कुछ इस तरीके का काम है वहां पर। चलिए, और चूंकि वो कॉइल की बात कर रहा है, कॉइल का मतलब क्या होता है बच्चों? कुंडली। कुंडली में एल ही आता है, सी का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आरएल सर्किट है, सी वाला कंपोनेंट हटा देना। तो जब मैं इस चीज को देखूंगा तो मैं मेरा फॉर्मूला तो जेड का तो यही लिखूंगा। जेड क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। मैंने तो आपको यही बताया, लेकिन ये कुंडली की बात कर रहा है, कुंडली की बात कर रहा है, तो कुंडली में सी तो होता ही नहीं है, हटाओ इसको, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये बात तो। चलिए थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और देख लेता हूँ। कोस फाई का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 1/√2 इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह मैंने लिखा 2πfl और इसका स्क्वायर और रूट में है ये बात। ठीक है, मैं ये रूट हटाना चाहता हूँ, रूट हटाना चाहूँ तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ ऐसा किया, इधर स्क्वायर करूंगा तो ये 1/2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस
2πfl का होल स्क्वायर। बताओ यही बात है क्या? अरे यही बात है, रूट हट गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस, अब इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए यार, है ना बच्चों, इतनी तो आएगी। और ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो एक आर स्क्वायर कम हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2πfl का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर के जहां आर है उसकी जगह मैं 2πfl लिख सकता हूं, और जहां 2πfl है उसकी जगह मैं आर लिख सकता हूं। मेरे को पहले केस से तो यही पता चला। अब अपन बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 की, इस वाले केस में मेरे को cos फाई नहीं पता, cos फाई नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है अब वो 2f हो चुकी है। ये बात ध्यान में रखना, f नहीं, आवृत्ति दुगनी कर दी गई है। तो मेरा फॉर्मूला तो अभी भी r बाई जेड ही है, फॉर्मूला अभी भी r बाई जेड ही है। फिर ये r डिवाइडेड बाय z की जगह मैं लिखूंगा, वाह भैया, ये जो साइड में आवाज दिखाई दे रही है ना, सुनाई दे रही, दिखाई नहीं दे रही, सुनाई दे रही, ये सांड महोदय की आवाज है। रात को 1 बजे सांड महाशय जो है वो कुछ आवाज ही निकाल रहे हैं। ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्स, जिसे मैं बोलूंगा 2π, एफ की जगह अब मैं लिखूंगा 2f, आवृत्ति दुगनी हो गई ना, इन 2l। अरे ये बात समझ में आई क्या? f की जगह मैंने 2f लिखा है बच्चों, और 2 ये डन हुआ ना, आवृत्ति को दुगना कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है। अब ये 2f इंटू 2 4 हो जाएगा क्या? तो कुल मिलाकर के इस बार क्या बन रहा है बच्चों? आर स्क्वायर, सॉरी आर ही है, डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2πfl। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 को मैंने बाहर ले लिया और उसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा क्या? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? मेरी मैथमेटिक्स मेरे को बताइएगा कि क्या ये सही है? बताओ ऐसे लिखा जा सकता है इसको सॉल्व करने के बाद में? मैंने सिर्फ इस 2 को बाहर निकाल लिया है, और 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, वो 4 लिख दिया। और गौर करो 2πfl को मैं मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से r लिख सकता हूं, तो मैं इसकी जगह r लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 5r। अगर रूट से बाहर निकाल दो, r से r कैंसिल, इस बार आपके पास में सॉल्यूशन है 1/√5। बताओ आया नहीं आया? ये केस 2 था भैया, पता चला। और इसी केस से आपको cos फाई मिल गया, इसी केस से क्या मिल गया? cos फाई। ये जो पूछा था सॉल्यूशन सिंपल सा था बच्चों, ये 2 नंबर का सवाल आया था, 2 नंबर का अकेला सवाल आया हुआ है किसी जमाने में, ठीक है। चलो तो एक बढ़िया सवाल है ये वाला। एक और क्वेश्चन है इससे, इस वाले क्वेश्चन से मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन करके बताऊंगा, इस वाले से मल्टीपल, ये जो पूछा है इसके साथ में मल्टीपल क्वेश्चन करके बताऊंगा। चलो इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले को, अब इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, v बराबर आपको एक इक्वेशन दी हुई है। जब भी इक्वेशन दी हुई हो ना तो इक्वेशन को अच्छे से पढ़ो। आपको इस बार दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू 50 साइन 314t। अब इससे मेरे को क्या क्या पता चलेगा वो समझना। v हमेशा लिखा जाता है vm साइन ओमेगा टी, या vm साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा हुआ होता है, इसके आगे कुछ लगा करके और कुछ भी लिख देता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो प्लस 5 में चला जाता। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है, t के साथ में हमेशा ओमेगा होता है, t के साथ में ओमेगा, और जो सबसे पहले वाला अंक है वो vm होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरे को सबसे पहले तो देखते ही पता चला vm बराबर 50 है, 50 वोल्ट पहला। मेरे को आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चली 314 रेडियन, ठीक है, ये मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चली। चलिए ये ओमेगा थी, ओमेगा बराबर होता है 2πf इज इक्वल टू 314, ठीक है। 2π बच्चों, 2π होता है 3.14 और f ऐसा का ऐसा 314, काट कुटा करके मेरे हिसाब से f बराबर 50 हट जाएगा।
मतलब इस डेटा से, इस पर्टिकुलर डेटा से मेरे को एक तो वीएम मैक्सिमम वैल्यू मिली, एक मेरे को फ्रीक्वेंसी मिली, और अगर मेरे को वीएम मिला तो मेरे को वीआरएमएस भी तो मिल सकता था। वीआरएमएस बराबर क्या, वीएम डिवाइडेड बाय √2। इसका मतलब 50 में √2 का डिवाइड देता तो मैं आसानी से आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता था। एक इक्वेशन से मेरे को ये चीज़ भी पता चली। ठीक है, और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा बात है जो मेरे को वीएम से पता चला। क्लियर हुआ ना ये कैसे हुआ? चलिए, और ये तो पूछा भी है, ये देखो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज पूछा है, वर्ग माध्यम मूल वोल्टता पूछिए, इधर देखोगे तो वो कैलकुलेट कर लिया अपन ने भैया, 50 में √2 का भाग दे दो और वोल्ट लगा दो, वीआरएमएस कैलकुलेट हो गया। ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, पूछा नहीं है लेकिन अपन ने कैलकुलेट कर दिया, ये डन हुआ। चलो इसको हटा देता हूँ, अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट पूछा नहीं, हटा दिया। करंट जैसा दिया हुआ है, करंट जैसा दिया हुआ है तो करंट लिखा जाता, अगर इस फॉर्मेट को देख करके मैं खुद बनाता, IM sin ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस का फाई, जो भी जैसा भी दिया हुआ होता, लेकिन मेरे को फाई देखते ही पता चला कि यहाँ पर फाई की वैल्यू π/4 है। बताओ पता चली नहीं पता चली? ओके, ये थोड़ी चीज़ मैंने गलती करी कि रेडियन पर सेकेंड आएगा, ये गलती करी, ओमेगा जो है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। ओके, हाँ, फाई का वैल्यू पता चला, कलांतर पता चल गया, फेज डिफरेंस पता चल गया वोल्टेज और करंट के मिड का पता चला। फिर IM की जगह 10 है, IM इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और अगर IM 10 है तो IRMS कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, IM डिवाइडेड बाय √2, 10 में √2 का डिवाइड दो, बताओ हुआ नहीं हुआ कैलकुलेट? हुआ। चलिए, अगर मेरे पास में फाई है तो मैं पावर फैक्टर कोस फाई भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं कि पावर फैक्टर क्या होगा, कोस π/2 होगा नहीं होगा? कोस π/2 कितना आता रे, सॉरी π/4, कोस 45 1/√2, पावर फैक्टर भी कैलकुलेट होता बच्चों, होता नहीं होता देवताओं? होता ना। कितनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन देने से हो जाती है। अब पूछ क्या रहा है, वॉटलेस करंट, कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा? वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, IM sin फाई, IM की वैल्यू बच्चों 10, sin फाई sin 45, π/4 तो 45 ही होता है ना, और sin 45 कितना होता है, 1/√2, तो मैंने लिखा 10 इंटू 1/√2। सॉल्व करो, एम्पियर लगा लो, आया नहीं आया? चलो, अगर ये पता चल गया तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर वो एवरेज पावर पूछ लेता तो क्या करते, एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाते। क्या फॉर्मूला था, हाफ VM IM cos फाई, या फिर VRMS IRMS cos फाई। VRMS देखो भैया ये रहा, IRMS कैलकुलेट किया है अपन ने, RMS है रही है, आइए मत समझ लेना, RMS कैलकुलेट किया था ना, ये देखो ये रहा। कोस फाई कैलकुलेट किया अपन ने, ये रहा। सारी वैल्यू पट को देखो, कैसे पावर नहीं आती, पावर की यूनिट लगाना, वॉट लगा देना। तो अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ हो ना बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है, बस इक्वेशन देने की देर है। पता चला? तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल देख करके आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया बैठ गया होगा। आगे वाला सवाल देखो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्यम मूलमान, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, IRMS दिया हुआ है √2, IRMS होता है IM डिवाइडेड बाय √2 बराबर √2 दिया हुआ है। तो बताओ IM मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आएगी नहीं आएगी? देखो रे कहीं 2 एम्पियर, पता चला। फिर देखो ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 2200 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो ऊंचाई है, स्टेप अप है, ये V प्राइमरी में होगा और ये V सेकेंडरी में होगा, आउटपुट तो इतना ही देगा ना। चलो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, सेकेंडरी कॉइल NS होता है, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी में कितना होगा, NP पूछा है क्या,
फॉर्मूला क्या, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी। बताओ, तीन चीजें दी हुई हैं, ये पूछ रहा है, कैलकुलेट होगा नहीं होगा? हो जाएगा, उम्मीद कर रहा हूं आप आसानी से कर लेंगे। आगे देखो, 2023 में शक्ति गुणांक का मान निम्न परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए, लिखिए। शक्ति गुणांक कोस फाई है भैया, दारितीय परिपथ फाई कितना होता है, फेज डिफरेंस π/2। दारितीय मतलब कैपेसिटिव सर्किट ना, π/2। और अगर ये π/2 है तो कोस π/2 निकलेगा क्या? पावर फैक्टर तो यही होता है, और कोस π/2 कितना होता है, 0। कैपेसिटिव सर्किट के लिए शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 0 होता है। एलसीआर के लिए कोस फाई कितना होता है रे? एलसीआर के लिए अनुनाद की अवस्था हो रही है, और ध्यान में रखना, तो एलसीआर में होता है R/Z। कोस फाई का फॉर्मूला मैंने बताया था। और अनुनाद की अवस्था में Z बराबर भी R होता है, R से R कैंसिल, 1, और ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया भी है, 1 होता है। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। ट्रांसफार्मर में होने वाली 3 ऊर्जा क्षय, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। और इसे कैसे कम किया जा सकता है वो भी आपको से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्या, कॉपर लॉसेस या वाइंडिंग लॉसेस, है ना। कॉपर लॉस, कॉपर का वायर है तो रेजिस्टेंस होगा तो फिर लॉस भी होगा, है ना। तो इस लॉस को कैसे कम करोगे, इसको कैसे रिड्यूस करोगे? वायरिंग को मोटा करके, एरिया को बढ़ा करके, वायरिंग का एरिया बढ़ा करके आप कॉपर लॉस को कम कर सकते हो। दूसरा है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स तो लीक करेगा ही करेगा। एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जब फ्लक्स ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है यहाँ बीच में लीक कर जाएगा, कम हो जाएगा, फ्लक्स लीकेज। इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है? एक वाइंडिंग के ऊपर दूसरी वाइंडिंग लगा करके, है ना। प्राथमिक कुंडली के ऊपर द्वितीयक कुंडली लगा करके, या प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेट करके, बाय ओवरलैपिंग द प्राइमरी वाइंडिंग ऑन सेकेंडरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन प्राइमरी। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर लपेट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फ्लक्स लीकेज कम किया जा सकता है। थर्ड वन इज एडी करंट, एडी लॉसेस। और एडी लॉसेस को कम करने के लिए हम लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वैसे। चलिए, आपको आई का वैल्यू दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और विद्युत धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछा है। देखो, फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी का कॉन्सेप्ट चलता है। ओमेगा टी इज इक्वल्स टू है 6πt, टी से टी काट दो रे, और ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा की जगह 2πf लिखा, और यहाँ पे 60π, पाई से पाई भी कैंसिल, 2 से काट करोगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो f की वैल्यू कितनी, 30 हर्ट्ज। देखो रे, 30 हर्ट्ज मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ना। सिंपल सा था फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। 2024 में देखो क्या बोल रहा है, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे कौन सा पर्टिकुलर डिवाइस काम करता है? तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, 0 होता है। फिर सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान उसके वर्ग माध्य मूल मान का कितना होता है, √2। अब ये आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा, हालांकि मेरे को लगता नहीं कि इस बार आएगा, नहीं आएगा, छोड़ दो इस चीज को। फिर आपको आई दे रखा है, आपको वी दे रखा है, और आपको बोल रहा है औसत शक्ति। कैलकुलेट होगा नहीं होगा बच्चों, पहले बताओ, होना चाहिए ना। आई एम साइन ओमेगा टी हो गया क्या? आई एम मिल गया आई एम। वी एम साइन ओमेगा टी होता, प्लस फाइव और दे रखा है तो वी एम भी है। आई एम 4, वी एम 200, फिर ये 5π/3, और पावर डिसिपेशन कितना होता है? 1/2 वी एम आई एम कोस फाई। अब देवताओं सारी तो उसने परोस करके दे दी सारी चीज, होगा नहीं होगा बताओ? होगा। तो आसानी से पावर डिसिपेशन शक्ति कैलकुलेट की जा सकती है। डन हुआ। चलो, फिर 2024 में एक और क्वेश्चन आया था, क्या है भाई, एक पूरे चक्र के लिए प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। द पावर लॉसेस अक्रॉस द कॉइल कितना होता है? 0 होता है। ये उसने प्रूव करने के लिए कहा है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका बच्चों के लिए क्या था?
पहले पावर वाला डेरिवेशन जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि बच्चों आएगा, अगर आप मेरे लास्ट ईयर के वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था कि पावर वाला देख करके जाना, डेरिवेशन आएगा इस बार, और लास्ट टाइम आया भी वो। ठीक है, तो पावर वाला डेरिवेशन लो, तो पावर वाला डेरिवेशन यहाँ तक सॉल्व होता। फिर मैंने वो आपको ये भी बता रखा है कि अगर एक कॉइल है, कॉइल के लिए फाई का वैल्यू π/2 पुट करना पड़ता है, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू फाई इज इक्वल टू π/2 करते ही पावर लॉस कितना आता, 0 आता। तो पहले तो इसका डेरिवेशन सॉल्व होता, उस डेरिवेशन में फाई की वैल्यू π/2 रखनी थी, सॉल्यूशन हो जाता आपका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तरीके से कर लेना भाई, बी वाला अच्छे से कर लेना। एलसीआर सर्किट है, एलसीआर में आपको आर की वैल्यू दी हुई है, एक्सएल की वैल्यू दी हुई है, एक्ससी की वैल्यू दी हुई है, जेड पूछा है वापस से, आर दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, एक्ससी दिया हुआ है। ये डेटा देखो, दोनों इक्वल है क्या? अगर दोनों इक्वल हैं तो रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद की अवस्था, और अनुनाद की अवस्था में z बराबर आर होता है। ठीक है, तो इस बार z की वैल्यू कितनी, 24 ओम, देखते ही हो जाता। और जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा, फॉर्मूला लिख करके कर लो, r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और फिर उसका रूट। इसकी जगह 110 माइनस 110 रखोगे तो 0 ही आएगा रे, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर, ये तो 0 का स्क्वायर तो छोड़ो, 24 के स्क्वायर का रूट लो, 24 ही आएगा क्या, ओम जरूर लगा देना। सिंपल था, आता ये सवाल। ठीक है, चलो इस बार का मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन आए हैं 2025 में, जो इस बार आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है। क्या भाई, 25 मिली हेनरी है बच्चों। मिली हेनरी का मतलब आपको जो एल का वैल्यू दिया हुआ है वो 25 इंटू 10⁻³ हेनरी है। ठीक है, फिर इतना वोल्टेज लगाया है भैया ने, ठीक है, ये बात तो। आवृत्ति कितनी, इतनी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई। क्या बोल रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर ओमेगा एल 2πfl होता है क्या, 2π 3.14, एफ 50 और एल 25 इंटू 10⁻³ अब गौर करो, 10⁻³ इसका मतलब बड़े ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बड़े ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से एक है। ठीक, और ये 10⁻³ मैच कर रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये नहीं आ सकता, यही आएगा 7.85 ओम आएगा इसका आंसर। चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलो आगे देखो, शुद्ध धारितीय परिपथ मतलब कैपेसिटिव सर्किट है, उसके लिए शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, पावर कोफिशिएंट कितना होता है, 0। कोस फाई की बात कर रहा है रे, फाई की बात नहीं कर रहा, कोस फाई तो 0 होता है। हाँ, फाई बोलता तो 90 लिख देते हाथों हाथ। चलो आगे, ट्रांसफॉर्मर याद कर लीजिएगा, और ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया है, लेकिन अपचयी ट्रांसफॉर्मर दे रखा है इस बार। अपचयी क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, तो थोड़ा सा उल्टा दे रखा है इस बार। अपचयी में 220 दे रखा है क्या, तो 220 हो गया प्राइमरी का, उल्टा है ना वो ट्रांसफॉर्मर, अपचयी। तो हमने बोला प्राइमरी में वोल्टेज, वोल्टेज इन प्राइमरी 220, सॉरी इतना, और सेकेंडरी में कम होना चाहिए तो 220 वोल्ट। फिर इस बार प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल्स दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। प्राइमरी में कितना, NP। सेकेंडरी में पूछा है, बताओ कैलकुलेट होगा नहीं होगा, इसमें इसका डिवाइड, इसमें इसका डिवाइड, और इक्वलिटी लगा लीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर तो अच्छे से याद करना ही करना है, मैंने आपको बोला ही था। LCR भी मैंने आपको बोला है बनेगा सवाल, और ये वाला अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, बस डेटा ही चेंज था। एक्सएल बराबर XC है,
तो आर ही किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। बताओ। अब चलो इस सवाल को चेंज करता, क्या चेंज करता, चलो ये जेड का तो पता चल गया, आर बराबर जेड। तो ये डेटा दिया हुआ है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द पावर फैक्टर या व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, है ना। इस सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस बताओ, कलांतर बताओ और शक्ति गुणांक बताओ। तो आपने देखा यार रेजोनेंट कंडीशन है, रेजोनेंट कंडीशन के अंदर कलांतर फेज डिफरेंस तो 0 ही होगा और क्या कहते हैं शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 1 ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस सर्किट के अंदर। डेटा चाहे कुछ भी हो, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों तो फिक्स ही रहेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी और अगर वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होता हुआ भी नजर आया होगा। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।